जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने वर्ल्ड मैप का दूसरा हिस्सा पढ़ लिया था और उस दूसरे हिस्से में हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज अध्ययन की इस कड़ी में हम लोगों को यूरोप महाद्वीप के बारे में अध्ययन करना है। यूरोप महाद्वीप जहाँ से किसी भी परीक्षा में व्यापक स्तर पर बहुत ही प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और इसे समझना भी थोड़ा सा कठिन रहा है, तो इसके बारे में हमें एक विस्तृत अध्ययन कर लेना है। जल संधियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, मैदानी हिस्सों के बारे में, नदियों के बारे में अध्ययन तो करना ही है, साथ साथ इसके राजनीतिक मानचित्र के बारे में एक अध्ययन हमको कर लेना है। तो तुरंत आइए हम सब जुड़ जाते हैं और अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोप के बारे में अध्ययन करते समय उसकी भौगोलिक सीमा का निर्धारण कर लेना बहुत आवश्यक है। यूरोप की भौगोलिक सीमा के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको अलग करना हम शुरू करते हैं। तो नीचे की ओर यह आपका यूरोप फैला हुआ है। नीचे की ओर यूरोप कुछ इस तरह से फैला हुआ है। यह है यूरोप जो इस तरह से अजोव सागर के पास से आके मुड़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ 60 डिग्री पास देशांतर से 60 डिग्री देशांतर के लगभग से रूस का जो हिस्सा है वह यूरोप में पड़ता है। यह बातें आपको याद रखना है, कॉपी कलम लेके बैठना है और साथ साथ में सारी बातें नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ना है हमें। तो 60 डिग्री के पास से रूस का जो हिस्सा है वह यूरोप में पड़ता है और उसी को यूरेशिया कहा जाता है। यह बातें हमें ध्यान देना है पहले। उसके बाद में यहाँ से लेकर के और यहाँ कैस्पियन सागर तक यूराल पर्वत फैला हुआ है। ध्यान दीजिए, इधर की तरफ से यानी पूरब की तरफ से यहाँ पर फैला हुआ है इस तरह से यूराल पर्वत। फिर इसी के समानांतर एक नदी बहती हुई आई है, वह नदी है यूराल नदी। यानी इधर की ओर से, पूरब की ओर से यूरोप की सीमा कौन बनाता है? यूराल पर्वत और यूराल नदी पूरब की ओर से यूरोप की सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे की ओर अगर हम देखें तो यह पड़ रहा है काला सागर। दक्षिण पश्चिम में यह हिस्सा पड़ रहा है काला सागर। काला सागर में यहां से लेकर और कैस्पियन सागर में यहां तक, आप अपने मैप पर ध्यान देना है आपको कि काला सागर से और कैस्पियन सागर तक यह जो हिस्सा है यह हिस्सा कहलाता है काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत है। यानी हम कह सकते हैं कि यूरोप का दक्षिण पश्चिमी जो मानचित्र है, दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है वह काकेशस पर्वत के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दो बातें हो गई, एक तो दक्षिण पश्चिम में काकेशस पर्वत यह हो गया, इधर से यूराल पर्वत हो गया और फिर यूराल नदी हो गई। तीन ये इसका सीमा इधर से निर्धारित करते हैं। फिर इसी के पास में है काला सागर। काला सागर यूरोप को तुर्की से अलग करता है। काला सागर यूरोप को तुर्की से अलग करता है, यानी काला सागर भी सीमा बनाता है। उसके बाद में फिर नीचे की ओर देखेंगे तो यह पड़ा है भूमध्य सागर। यानी यूरोप महाद्वीप के ठीक दक्षिण में भूमध्य सागर है। इधर की ओर बात करें तो यूराल पर्वत और यूराल नदी है। नीचे की ओर बात करें तो काकेशस पर्वत है और काला सागर है। और अब हम आ जाते हैं इधर की ओर से, तो इधर की ओर उत्तरी अटलांटिक महासागर है जो इधर की ओर से सीमा बनाता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में आ जाती हैं। अब यहां पर हमें अध्ययन करना है कि यह ऊपर की ओर स्पेन है और नीचे की ओर मोरक्को है। यह आपका जो सीमा है यह है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो हमने अध्ययन कर लिया था। अब यहीं पर आपको समझना है जहां से प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अटलांटिक महासागर का जल एकदम केयरफुली होकर के और पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है। अटलांटिक महासागर का जल स्पेन और मोरक्को के पास जब आता है तो यहां पर बना हुआ है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि बनी हुई है? जिब्राल्टर जल संधि बनी हुई है और जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा भूमध्य सागर में प्रवेश करता है। अब यहां से प्रश्न देखो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है।
स्पेन को मोरक्को से अलग कौन करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। जो जल संधियां होती हैं वे स्थल को अलग करती हैं और जल राशियों को या समुद्र को जोड़ने का काम करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक महासागर के जल को भूमध्य सागर के जल में लाने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है ना। अब भूमध्य सागर कोई सागर नहीं है अकेला, भूमध्य सागर कई सारे सागर का समूह है। इसको समझ लेते हैं। भूमध्य सागर, हेडिंग डालना है भूमध्य सागर। जैसे ही जल यहां आता है, यहां पर पड़ता है लायंस की खाड़ी। नोट करना है, लायंस की खाड़ी ठीक फ्रांस और स्पेन के नीचे पड़ता है लायंस की खाड़ी। क्वेश्चन पूछा जाता रहता है लायंस की खाड़ी किस सागर में स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है लायंस की खाड़ी। इसके बगल में जहां पर वेटिकन सिटी है, अब वेटिकन सिटी के बारे में जान लीजिए। जो कैथोलिक ईसाई चर्च हैं, कैथोलिक ईसाई के चर्च हैं, उनका मुख्यालय स्थित है कहां? वेटिकन सिटी में स्थित है। ठीक है ना। और दूसरी बात कि वेटिकन सिटी में ही ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु कहे जाते हैं पोप। तो पोप का निवास स्थान भी कहां होता है? वे सदैव वेटिकन सिटी में रहते हैं। तो इस वेटिकन सिटी के ठीक ऊपर यहां पर आप अपने मैप में ध्यान देंगे और पॉइंट डाल के लिखना है, यहां पर पड़ता है लिगुरियन सागर। कौन सा सागर है? लिगुरियन सागर। तो दो बातें हो गई, एक तो लायंस की खाड़ी कहां है? भूमध्य सागर में। दूसरा है लिगुरियन सागर, कहां है? वह भी वेटिकन सिटी के ठीक ऊपर पड़ता है और वह भी कहां है? भूमध्य सागर में पड़ता है। यह दो बातें हो गई। अब नीचे की ओर से यहां इटली के पास में, यहां इटली के ठीक नीचे यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर पड़ता है टेहरेरियन सागर। पॉइंट नोट करना है कि इटली के ठीक नीचे पड़ता है टेहरेरियन सागर पड़ता है। वेटिकन सिटी के ठीक ऊपर पड़ता है लिगुरियन सागर पड़ता है। ठीक इसके बगल में पड़ता है लायंस की खाड़ी पड़ता है और यह भी भूमध्य सागर में है। यह बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो इटली के यहां बीच में, इटली और इस इतने हिस्से को ध्यान देना है, इस इतने हिस्से को इसको कहा जाता है मध्य यूरोप। क्या कहा जाता है? मध्य यूरोप कहा जाता है। तो मध्य यूरोप और इटली के बीच में यहां पर स्थित है इस जगह पर एडियाट्रिक सागर। नोट करना है एडियाट्रिक सागर कहां है? तो एडियाट्रिक सागर मैप में कहां पड़ेगा? इटली के ठीक ऊपर पड़ेगा और मध्य एशिया के ठीक नीचे पड़ेगा एडियाट्रिक सागर। अब एडियाट्रिक सागर के ठीक नीचे आप आएंगे ग्रीस के पास। कहां आना है? ग्रीस के पास आना है। तो ग्रीस के पास इस जगह पर यहां पर पड़ता है इवोनियन सागर। इवोनियन सागर लिख लेना है इस बात को कि इवोनियन सागर कहां पड़ता है? तो भूमध्य सागर में पड़ता है, ग्रीस के पास में पड़ता है इवोनियन सागर। ठीक है ना। अब यहां बात समझ लेना है कि यहां एडियाट्रिक सागर को इवोनियन सागर से जोड़ने वाली जलसंधि कौन है? एडियाट्रिक सागर को इवोनियन सागर से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? तो इस जलसंधि का नाम है, यह जो फैली हुई है इसको जोड़ने वाली जलसंधि का नाम है ओटोटो जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? ओटोटो जलसंधि। एक बार फिर से यहां तक समझो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं, समझ में नहीं आता। एक बार फिर से समझो, अटलांटिक महासागर का जल यहां तक आता है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, वहां से आ गया भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर में पहला पड़ता है लायंस की खाड़ी, बगल में वेटिकन सिटी के ऊपर पड़ता है लिगुरियन सागर, उसके नीचे इटली के पास में पड़ता है टेहरेरियन सागर, इटली के ठीक ऊपर और मध्य एशिया के नीचे पड़ता है एडियाट्रिक सागर। एडियाट्रिक सागर के नीचे चले आएंगे ग्रीस के पास। ग्रीस कौन सा है? यूनान है, जहां से सिकंदर आया था। वहां पर पड़ता है इवोनियन सागर। अब एडियाट्रिक सागर को इवोनियन सागर से जोड़ने वाली जलसंधि क्या कहलाती है? तो ओट्रोटो जलसंधि कहलाती है। यह बात आपको नोट कर लेना है। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर ग्रीस के इधर
इधर वाले हिस्से में आप आ जाएंगे और इधर है तुर्की। राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। तो ग्रीस और तुर्की के बीच में पड़ता है एजियन सागर। ग्रीस और तुर्की के बीच में पड़ता है वह है एजियन सागर। यह बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अब एजियन सागर से आगे इस हिस्से में बुल्गारिया और तुर्की के बॉर्डर के पास में, बुल्गारिया और तुर्की के बॉर्डर के पास में एजियन सागर का जल पहुंचता है मरमरा सागर में। कहां पहुंचता है? मरमरा सागर में पहुंचता है। उंगलियों पर आपको सारी बातें याद कर लेनी है कि एजियन सागर के आगे तुर्की और बुल्गारिया के आसपास में पड़ता है मरमरा सागर। यह बातें आपको याद कर लेना है। अब मरमरा सागर से एक जल संधि लगी हुई है काला सागर के लिए, यानी मरमरा सागर का जल काला सागर में पहुंचता है एक जल संधि के द्वारा। यह आपको बताना है कौन सी जल संधि है। तो हम बता दे रहे हैं कि यह बासपोरस जल संधि है। यह बात आपको नोट कर लेना है कि बासपोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। एक बार फिर से आप इसको देखेंगे तो बार बार अगर आप देखते रहेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब काला सागर से एक जल संधि फिर आगे की ओर जुड़ी हुई है। यहां पर पड़ता है अजोव सागर। कहां पड़ता है? यूक्रेन के नीचे क्रीमिया के पास में, यूक्रेन, क्रीमिया और रूस के बीच में पड़ता है अजोव सागर। यूक्रेन, क्रीमिया और रूस के बीच में पड़ता है अजोव सागर। अब अजोव सागर को काला सागर से कौन जोड़ता है? केरिच जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि? केरिच जल संधि अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो यह बात हमने देख लिया कि किस तरह से अटलांटिक महासागर का जल आगे चल करके अजोव सागर तक पहुंच जाता है। एक बार फिर से देख लो कि अटलांटिक महासागर का जल जिब्राल्टर जल संधि से होकर भूमध्य सागर में पहुंचा। जैसे भूमध्य सागर में पहुंचा, यहां पर पड़ता है लायंस की खाड़ी, वेंटिकन सिटी के ऊपर पड़ता है लिगुरियन सागर, फिर इटली के नीचे यहां पर पड़ता है टेहरेरियन सागर, इटली के ऊपर यहां पड़ता है एडियाट्रिक सागर, उसके नीचे यहां पर पड़ता है इवोनियन सागर। दोनों को जोड़ने का काम करता है ओटोटो जल संधि। फिर यहां पर है एजियन सागर, एजियन सागर के आगे है मरमरा सागर, मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने का काम करता है बासपोरस जल संधि। फिर काला सागर को अजोव सागर को जोड़ने का काम करता है केरिच जल संधि। तो इतनी बातें आपके समझ में इधर आ गई होंगी। अब हम लोग इधर की ओर बढ़ते हैं। अब इधर अटलांटिक महासागर की ओर हम लोग समझते हैं। तो अटलांटिक महासागर के इधर से फ्रांस के इधर यह पड़ती है बिस्के की खाड़ी। नोट करना है कि अटलांटिक महासागर में फ्रांस के पश्चिम में स्थित है बिस्के की खाड़ी और उसके ऊपर है इंग्लिश चैनल। क्या है? इंग्लिश चैनल। अब ध्यान दो, इंग्लिश चैनल के द्वारा जल हो करके कहां पहुंचता है? उत्तर सागर में पहुंचता है। इंग्लिश चैनल से जल कहां जाता है? उत्तर सागर में जाता है। लेकिन इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है? तो वह है डोबर जल संधि। कौन सी जल संधि है? डोबर जल संधि है। यहां पर यह बात याद करना है। फिर से ध्यान दीजिए, ऊपर है इंग्लैंड और नीचे है फ्रांस। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कौन करती है? डोबर जल संधि। इधर है इंग्लिश चैनल और इधर है उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम कौन करती है? तो वह भी डोबर जल संधि। बार बार एक ही बात कि जल संधियां स्थल मार्ग को अलग करती हैं और जल मार्ग को जोड़ती हैं। तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है डोबर जल संधि और इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है, वह भी है डोबर जल संधि। ठीक है ना। इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। इसके इधर से यानी ऊपर की ओर से जो फैली हुई है उसको कहा जाता है उत्तरी चैनल या नॉर्थ चैनल। उत्तरी चैनल या नॉर्थ चैनल कहाँ है? नॉर्वे और जो संयुक्त राज्य इंग्लैंड है उसके बीच से जो है वह उत्तरी चैनल कहलाती है। ठीक है ना। अब इधर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। तो समझना शुरू करिए। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
कौन कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, एकदम नोट करते जाना है, पॉइंट टू पॉइंट नोट होना चाहिए क्रम से। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन चारों को कहा जाता है स्कैंडेवियन राज्य या स्कैंडेवियन देश। फिर से समझना है कि स्कैंडेवियन देश में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। कौन कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, यह 4 आते हैं। हाल में एक देश को शामिल किया गया, वह देश है डेनमार्क। यानी अब कितने हो गए? तो अब 5 हो गए हैं जिनको स्कैंडेवियन देश कहा जाता है, स्कैंडेवियन कंट्री कहा जाता है। इतनी बातें हमारे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब स्वीडन और फिनलैंड के बीच में पड़ता है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी कहां है? यूरोप में है। किसके किसके बीच में है? तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में पड़ता है। फिनलैंड के बारे में हम जानते हैं कि फिनलैंड में बहुत सारी झील हैं, इसलिए फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है, यह बात भी हमको याद कर लेना चाहिए। ठीक स्वीडन के ऊपर है नॉर्वे। नॉर्वे के इस तट पर समझ लेना है, नॉर्वे के उत्तर पश्चिमी तट पर नदियों ने बहुत सारे कटाव कर दिए हैं। उन कटाव को कहा जाता है फियोर्ड तट। कौन सा? फियोर्ड तट। यूरोप के किस देश में फियोर्ड तट पाए जाते हैं? तो नॉर्वे में फियोर्ड तट पाए जाते हैं। एक बात और कि नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि में सूर्य उगता है यहां पर, या सूर्य का उजाला दिखाई देता है यहां पर, इसलिए इसको मध्य रात्रि में सूर्य उगने का देश जाना जाता है नॉर्वे को। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के पास में पड़ता है, तो सूर्य वहां पर सदैव लंबवत चमकता रहता है। यह बातें भी हम लोगों को जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो जाती है। अब इंग्लैंड का पोस्टमार्टम करते हैं। इंग्लैंड को आमतौर पर कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। हकीकत में ग्रेट ब्रिटेन कोई देश नहीं है, बल्कि 3 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? कितने शामिल हैं? तो 3 देश शामिल हैं। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड और तीसरा है वेल्स। कौन कौन से? जुबान पे होना चाहिए कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। यह बात हमको जान लेनी है। अब यह है ग्रेट ब्रिटेन, और इस ग्रेट ब्रिटेन में जब हम आयरलैंड को शामिल कर लें, क्या शामिल कर लेना है? आयरलैंड शामिल कर लेना है ग्रेट ब्रिटेन में। तो जब ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है, तब उसे कहा जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यह बातें स्पष्ट कर लेनी है कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला लेने पर यूनाइटेड किंगडम बनता है। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या है? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला देने पर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। इतनी बातें हमको जान लेनी है। अब अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करते हैं। तो सबसे ऊपर पड़ता है उसे कहा जाता है स्कॉटलैंड, बीच में जो पड़ता है उसको कहा जाता है वेल्स, और सबसे नीचे जो पड़ता है उसे कहा जाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड का जब आप मानचित्र देखेंगे तो सबसे ऊपर है स्कॉटलैंड, फिर उसके नीचे पड़ता है वेल्स और उसके नीचे पड़ता है लंदन। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलिसबरी घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो सैलिसबरी घास का मैदान इंग्लैंड में पाया जाता है। यह बात भी हमें जान लेनी है कि सैलिसबरी घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो इंग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, अब जहां पर वेल्स है यानी बीच वाले हिस्से में, यहां पर फैला हुआ है काला पर्वत। यह बात भी हमें नोट कर लेनी है कि काला पर्वत कहां है? तो काला पर्वत पाया जाता है इंग्लैंड के वेल्स क्षेत्र में। लेकिन यदि पूछा गया काला वन कहां पाया जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पाया जाता है, तो वह पाया जाता है जर्मनी में। यह बात भी हमें जान लेनी है कि काला वन, ब्लैक फॉरेस्ट फैला हुआ है जर्मनी में, और काला पर्वत फैला हुआ है इंग्लैंड में, वेल्स में फैला हुआ है। इतनी बातें हमको क्लियर कर लेनी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे की कड़ी में हमें बाल्टिक राज्यों को समझ लेना है।
आइए देखते हैं बाल्टिक राज्यों को। तो यह फैला हुआ है बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी के नीचे पड़ता है बाल्टिक सागर। अब क्वेश्चन आता है कि बाल्टिक देश किसे कहते हैं या कितने बाल्टिक देश हैं। तो पहले समझ लेते हैं, बाल्टिक देशों में एस्टोनिया है, लाटविया है और लिथुआनिया है। 3 देश आते हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों को बाल्टिक देश कहा जाता है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, याद करना, इस बात को याद करिए कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों को क्या कहा जाता है? तो इन तीनों को बाल्टिक देश कहा जाता है, बाल्टिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में बाल्कन देश किसे कहा जाता है, यह बात भी हमको जान लेना है कि बाल्कन देश किसे कहा जाता है। तो समझिए, ग्रीस है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, हंगरी है, सर्बिया है, ऑस्ट्रिया है, इन्हीं सभी को मिला करके कहा जाता है बाल्कन देश। तो बाल्कन देश कौन से हैं? कुल 11 देश बाल्कन देश की श्रेणी में आते हैं। मध्य यूरोप के जो देश हैं उन्हीं को बाल्कन देश कहा जाता है, जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। यह बातें हमको जान लेना है। बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, बाल्कन देश में 11 देश आते हैं, और इसके अलावा हमने कहा था स्कैंडिनेवियन देश, तो उसमें अब 5 देश आते हैं। यह बातें आपको शीशे की तरह साफ रखनी है। आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। यहां से तो हमने पढ़ लिया बाल्टिक देश, स्कैंडिनेवियन देश, बाल्कन देश, इनको हमने स्पष्ट कर लिया है। अब थोड़ा इधर की ओर हम बढ़ते हैं, और जब इधर की ओर हम बढ़ेंगे तब हमें समझना है कि ऊपर की ओर पड़ता है नीदरलैंड, उत्तरी सागर से सटा हुआ है नीदरलैंड। सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है एम्स्टर्डम, आपको याद रख लेना है, बहुत ही व्यस्त है, व्यस्त बंदरगाह है एम्स्टर्डम। ठीक है ना। तो नीदरलैंड, नीदरलैंड के नीचे पड़ता है बेल्जियम, नीदरलैंड के नीचे पड़ता है बेल्जियम, और बेल्जियम के नीचे पड़ता है लग्जमबर्ग। क्या पड़ेगा? लग्जमबर्ग। नीदरलैंड पड़ेगा, नीदरलैंड के नीचे पड़ेगा बेल्जियम, और बेल्जियम के नीचे पड़ेगा लग्जमबर्ग पड़ता है। और इन तीनों को कहा जाता है लो कंट्री लैंड, लो लैंड कंट्री, लो लैंड कंट्री, निम्न भूमि का देश कहा जाता है। तो यूरोप में निम्न भूमि का देश किसे कहा जाता है, यह बातें हमको समझना है कि नीदरलैंड, बेल्जियम और इसके अलावा लग्जमबर्ग, इन तीनों को जो है लो लैंड कंट्री या निम्न भूमि का देश कहा जाता है। इनके अलावा इन देशों को बेनेलक्स कंट्री कहा जाता है। कौन सा कंट्री कहा जाता है? बेनेलक्स देश कहा जाता है। तो बेनेलक्स देश में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। यह बातें भी हमको जान लेना है। ठीक है। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि बेनेलक्स देश कौन है, लो लैंड कंट्री देश कौन है, बाल्टिक सागर से सटे हुए देश कौन से हैं, बोथनिया की खाड़ी से सटे हुए देश कौन से हैं, इत्यादि बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नीचे की ओर से जियोग्राफिकल हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग जब मोटे मोटे तौर पर यूरोप की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं, तब हम लोगों को यूरोप महाद्वीप में जियोग्राफिकल हिसाब से ध्यान देना है। इसके अंदरूनी हिस्सों पर हमको फोकस करना है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग यूरोप में फैले हुए पर्वत श्रेणियों के बारे में एक बार जान लेते हैं, और यह जानने के लिए जरूरी है कि यूरोप का विभाजन कर लें। तो यूरोप को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। इस इतने देश को किसको किसको ध्यान दीजिए कि इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, इन चारों को उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में यह जो हिस्सा है यूराल पर्वत के पास से, इस हिस्से को उत्तरी यूरोप का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी यूरोप का मैदान कहा जाता है। इस पूरे हिस्से को उत्तरी यूरोप का मैदान कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके नीचे फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस को लेते हुए इसको मध्य यूरोप का मैदान कहा जाता है। इस हिस्से को कहा जाता है मध्य यूरोप का मैदान। इतनी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। और फिर इसके नीचे पड़ता है निम्न भूमि, यूरोपीय निम्न भूमियां नीचे की ओर पड़ती हैं।
इसी यूरोपीय निम्न भूमि में यहाँ यानी अटलांटिक महासागर से सटे हुए से लेकर के और कैस्पियन सागर तक, आपको अपने मैप में देखना है कि अटलांटिक महासागर से लेकर के और कैस्पियन महासागर तक फैली हुई है अल्पस पर्वत श्रेणी या अल्पाइन पर्वत श्रेणी जिसको कहा जाता है। अल्पस पर्वत श्रेणी या अल्पाइन पर्वत श्रेणी निचाट दक्षिणी यूरोप में फैली हुई है। कहां से? फ्रांस से लेकर के और रूस को टच करते हुए कैस्पियन सागर तक फैली हुई है। ठीक है, अब इस अल्पाइन पर्वत श्रेणी में अल्पस पर्वत मुख्य रूप से फैला हुआ है। कहां? फ्रांस में फैला हुआ है। अल्पस पर्वत का सबसे ज्यादा हिस्सा फ्रांस में है। उस अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लांक सबसे ऊंची चोटी है। पॉइंट नोट करना है कि अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किस देश में है? फ्रांस में है। ठीक है ना? तो इस हिसाब से फ्रांस की यह सबसे ऊंची चोटी है, अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दोनों बातें हमको जान लेना है। ठीक है, अब स्पेन की तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पेन में नीचे है जिब्राल्टर जल संधि और ऊपर यहां पर एक पर्वत श्रेणी है सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी। कौन सी है? सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी यहां पर पड़ता है। स्पेन में ही एक और पर्वत श्रेणी है, मध्य में फैला हुआ है, सियरा मोरीना पर्वत। कौन सा पर्वत है? सियरा मोरीना पर्वत है। स्पेन में ऊपर की ओर यहां पर फैला हुआ है, यहां पर कैंटाब्रायन पर्वत। तो स्पेन में 3 पर्वत हैं। कौन कौन से? सियरा नेवादा पर्वत जो एकदम नीचे है, मध्य में फैला हुआ है सियरा मोरीना पर्वत, और ऊपर की ओर फैला हुआ है कैंटाब्रायन पर्वत बिस्क की खाड़ी के नीचे। अब हम देखते हैं कि स्पेन के बगल में है पुर्तगाल। वही पुर्तगाल है जहां से वास्को डी गामा इस तरह से होते हुए भारत की ओर आया था। ठीक है ना? इतनी बातें अब समझिए। स्पेन और पुर्तगाल एक पठार पर स्थित हैं। किस पठार पर स्थित हैं? उसको कहा जाता है आइबेरियन का पठार। क्या कहा जाता है? आइबेरियन का पठार कहा जाता है या आइबेरिया का पठार कहा जाता है। तो स्पेन और पुर्तगाल किस पर स्थित हैं? आइबेरिया के पठार पर स्थित हैं। ठीक है, अब स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत श्रेणी स्थित है। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, उसका नाम है पेरेनीज पर्वत श्रेणी। यह बात आपको जान लेना है कि पेरेनीज पर्वत श्रेणी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच पेरेनीज पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है। ठीक है, अब फ्रांस के बगल में आप देख रहे होंगे इटली है। फ्रांस के बगल में है इटली, तो फ्रांस और इटली के बीच में भी एक पर्वत है सेचेक्स पर्वत। कौन सा पर्वत है? से और उसके बाद में लिखिए चेक्स पर्वत। सेचेक्स पर्वत किन 2 देशों के बीच में है? फ्रांस और इटली के बीच में है सेचेक्स पर्वत। पेरेनीज पर्वत किन के बीच में है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच में है पेरेनीज पर्वत। ठीक है ना? अब इटली में ध्यान देना है कि इटली में एक पर्वत है, वह कौन सा पर्वत है? एपिनाइस पर्वत। इटली में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है? एपिनाइस पर्वत। कहां पड़ता है? इटली में पड़ता है। यह बातें भी हमको जान लेना है। और इटली के लिए अभी हमने पढ़ा कि इसके ऊपर स्थित है, यहां पर ऊपर स्थित है एडियाट्रिक सागर, और इटली में नीचे यहां पर स्थित है टेरेरियन सागर। यह बातें भी हमने जान लिया है। ठीक है, अब फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं, यह बात आपको बताना है। कौन सी सीमा रेखा फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है, यह आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ जाइए। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक सीमा रेखा है जिसको हिडनबर्ग रेखा कहा जाता है। हिडनबर्ग रेखा किन 2 देशों को जोड़ती है? जर्मनी को पोलैंड से जोड़ती है। हिडनबर्ग का एक दूसरा नाम है ओडरनीस रेखा। कौन सी रेखा? ओडरनीस रेखा जर्मनी को पोलैंड से जोड़ती है, या हिडनबर्ग रेखा जर्मनी को पोलैंड से जोड़ती है। इतनी बातें हमको क्लियर कर लेनी है। ठीक है, अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में यह जो पर्वत श्रेणी है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यह जो एक रेखा फैली हुई है, इसी के सहारे एक नदी बहती है। वह कौन सी नदी है? आपको दोनों बातें कमेंट में बताना है कि कौन सी नदी जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है, कौन सी रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। यह बातें आपको बताना है।
आ जाइए पोलैंड के पास, तो पोलैंड के नीचे है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में एक पर्वत है जिसको कहा जाता है टेटरा पर्वत। कौन सा पर्वत? टेटरा पर्वत। कहां है? पोलैंड के नीचे और स्लोवाकिया में फैला हुआ है टेटरा पर्वत। ठीक है ना, इतनी बातें यहां से क्लियर हो जानी है। ठीक इसके बगल में इधर हम देखेंगे तो फ्रांस से सटा हुआ है स्विट्जरलैंड। फ्रांस से सटा हुआ है स्विट्जरलैंड, बहुत प्रसिद्ध है स्विट्जरलैंड, और एक जगह प्रसिद्ध है जेनेवा। स्विट्जरलैंड में एक पर्वत श्रेणी पड़ती है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? जूरा पर्वत। जूरा पर्वत कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में। टेटरा पर्वत कहां है? तो स्लोवानिया में। यह भी बातें हमने जान लिया है। ठीक है ना। अब इंग्लैंड में स्थित पर्वत के बारे में जान लीजिए। तो इंग्लैंड में इस तरह से एक पर्वत स्थित है, सेबियट पर्वत। सेबियट पर्वत किस देश में है? इंग्लैंड में पड़ता है। और इंग्लैंड में इस तरह से लंबवत फैला हुआ है पेरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? पेरेनीज पर्वत। अब यहां पे दो बातें, इंग्लैंड में फैला है पेरेनीज पर्वत और इटली में फैला है एपिनाइस पर्वत। एपिनाइस पर्वत और पेरेनीज पर्वत यहां पर फैला हुआ है। यह बातें दोनों आपको अलग अलग याद रखना है। तो यह हो गए यूरोप में फैले हुए कुछ विशिष्ट पर्वत। झीलों की तरफ देखिए तो झीलों में फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। इसके अलावा लडोगा झील यहां पर पड़ता है। इसके अलावा ओनेगा झील यहां पर पड़ता है। तो यह दो बातें आपको याद रखना है कि लाडोगा झील और ओनेगा झील कहां है? यूरोप में। लेकिन किसके हिस्से में आता है? तो रूस के हिस्से में आता है। यह बात भी आपको याद रखना है। यूरोप में ही एक सागर पड़ता है, श्वेत सागर, व्हाइट सी कहा जाता है। श्वेत सागर कहां पड़ता है तो रूस में, लेकिन यूरोप वाले हिस्से में पड़ता है, यानी यूरोप में स्थित है श्वेत सागर। यह बात भी हमको जान लेना है। इसी के अलावा एक सागर है कारा सागर। कहां है? यूरोप में है, लेकिन स्थित है रूस में। यह बातें भी हमको जान लेना है कि रूस में स्थित है, लेकिन महाद्वीप की बात करेंगे तो कहां पड़ेगा? यह महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में पड़ेगा। इसको कारा सागर यहां पर है। तो एक बार मोटे मोटे तौर पर देखेंगे, कारा सागर, श्वेत सागर, ओनेगा झील, लाडोगा झील, यह सारे यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोगों ने देख लिया यूरोप में पड़ने वाली झील, प्रमुख पर्वत श्रेणियां, प्रमुख जल संधियां, प्रमुख सागर, विभिन्न राजनीतिक देश, इन सबके बारे में हमने एक विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब आगे के क्लास में हम लोग जो है एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यह पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में एक बात और कि आज से हमने प्रत्येक वीडियो के अंत में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एक पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन भी पड़े होंगे और उनके उत्तर भी दिया गया होगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए पड़े होंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो ऐसा आप लगातार करते रहेंगे। उम्मीद है कि यदि लगातार आप जुड़े रहेंगे, अच्छे नोट्स बनाते रहेंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छी सुविधा के साथ में मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। जय हिंद।